बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कैल्शियम के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। कैल्शियम जो कि एक मैक्रो मेटल या एलिमेंट है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक एसेंशियल मेटल है। इसके बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का डिपोजिशन। हमें मालूम है कि कुछ लाइफ फॉर्म्स जैसे कि मोलस्का के जीव, ये सॉफ्ट लाइफ फॉर्म्स होती हैं, सॉफ्ट जीव होते हैं। अतः प्रेडेटर से अपने आप को रक्षा प्रदान करने के लिए या रक्षित होने के लिए ये अपनी सॉफ्ट बॉडी के ऊपर शेल्स बनाते हैं। ये शेल्स एक्चुअली लार्जली कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशंस हैं। एक बहुत आश्चर्यजनक बात जो कि लाइफ फॉर्म्स में देखने को मिलती है वो ये कि कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी सोर्स से आप लेके जाएं, अगर उसका क्रिस्टल बनाएंगे तो हमेशा एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनेगा, या दूसरे शब्दों में क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल्स में ह्यूमन बीइंग्स इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स ने समहाउ ये मेथड डेवलप कर लिया है कि उसी कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हुए डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स के शेल्स, जिनमें कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होती है, कलर्स डिफरेंट होते हैं, वो बना सकते हैं। मॉलस्क्स के अलावा मैमल्स में भी बोन्स, जो कि एक इंटरनल स्केलेटन है, उसको बनाने में कैल्शियम की आवश्यकता है। बोन्स में कैल्शियम का जो कंपाउंड काम में लिया जाता है या जिससे बोन्स बनी होती हैं वो है एपाटाइट, जो कि कैल्शियम का ही एक मिनरल है, जिसका फॉर्मूला ये है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट। बोन्स के अलावा फूड च्यूइंग के लिए जो टूथ हैं या टीथ हैं, उसमें भी कैल्शियम डिपोजिशन होता है। और टूथ का जो हार्डेस्ट पार्ट है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, जो चमकदार सफ़ेद दांत के सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इस इनेमल को बनाने के लिए कैल्शियम का जो मिनरल काम में आता है वो है फ्लोरएपाटाइट, जिसका कि फॉर्मूला ये है, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम फ्लोराइड। इसका कॉम्बिनेशन है फ्लोरएपाटाइट। ये फ्लोरएपाटाइट दांत के अंदरूनी भाग को एसिड से बचाता है। निश्चित तौर पर ह्यूमन बीइंग्स
एज सच एसिड पीते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी खट्टी चीज़ें, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने पर जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो सब दांत को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि दांत के जो अंदरूनी भाग है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे तरीके के कैल्शियम के मिनरल्स का डिपोजिशन होता है। और हमें ये भी मालूम है कि ताजमहल जो कि मार्बल का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसको बचाने के लिए आगरा और आसपास पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि एसिड रेन्स नहीं हो और ताजमहल बना रहे। ठीक इसी तरीके से जो दांत का अंदरूनी भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट और भी दूसरे कैल्शियम के मिनरल्स का बना होता है, जिस पर एसिड का डायरेक्ट अटैक हो सकता है और वो ख़त्म हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए एनामल बनाया बायोलॉजिकल सिस्टम्स ने, और ये एनामल फ्लोराइड कंपाउंड है कैल्शियम का, जो कि हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी में, और ये हमें उन एसिड से बचाता है। लेकिन अगर दांतों को साफ नहीं रखा जाता है, खाना खाने के बाद दांत साफ नहीं किए जाते हैं, तो उस केस में दांतों पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये बैक्टीरिया एक लेयर बना देता है दांत के ऊपर। उस लेयर के अंदर ही छुप के रहता है और अंदर ही अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे कि फूड वो जब खाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट एसिड होता है, और ये एसिड जब कंटिन्यूअस फ्लोर एपेटाइट पर अटैक करता है तो फ्लोर एपेटाइट की भी अपनी एक कैपेसिटी है, वो भी ख़राब होने लगता है। तो दांत खराब होने का मतलब है कि हमारा एनामल ख़राब हो जाना, और एनामल ख़राब होता है हमारी दांतों की साफ़ सफाई ना रखने की वजह से। खासकर रात को खाना खा के और सीधे सो जाना, या फ्लॉसिंग नहीं करना, या दांतों की सफाई नहीं करना, उससे दांतों के एनामल के ख़राब होने की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो गई। इसके बाद इस कैल्सिफिकेशन के कुछ नुकसान भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक जोड़ों का रोग है, जिसमें कि हड्डियों के ऊपर कैल्शियम का एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है। यानी जितना कैल्शियम की आवश्यकता है उससे ज़्यादा हड्डियों पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स, हड्डियां डिफॉर्म हो जाती हैं, उनकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, और जोड़ों में जब ये हड्डियों का मूवमेंट होता है तो वो आपस में टकराती हैं और उसकी वजह से दर्द पैदा होता है। आर्थराइटिस बहुत तरीके का है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्थराइटिस में एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम रीज़न होता है इस बीमारी के डेवलप होने का। न केवल आर्थराइटिस, जबकि अनवारंटेड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन किडनी, तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पथरी या पत्थर बन जाते हैं किडनी में, और अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो किडनी फेल भी हो सकती है। इसी तरीके से कैटरैक्ट जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, मोतियाबिंद में जो हमारी आई है, आँख का जो मिडिल पार्ट है वो होता है लेंस। इस लेंस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए ब्लड सप्लाई नहीं होती है। समय के साथ या फिर आदमी के खान पान और हेरिडिटी, इन सब से
ये जो लेंस होता है इसका जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड का ऑक्सीडेशन होने लगता है। कई बार उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट होने लगते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स यूजुअली ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं। अतः ये जो लेंस है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता खो देता है और उसकी वजह से लाइट अंदर तक, लेंस के थ्रू आँख के अंदर तक, रेटिना तक नहीं जा पाती है और व्यक्ति देख नहीं पाता है। इसे ही हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इसके इलाज में ये लेंस रिमूव कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल जापानीज़ लेंस यूजुअली आजकल लगाते हैं, और क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है इसलिए उसके अंदर ऑक्सीडेशन या कैल्शियम डिपॉजिशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और कुछ इस तरीके से कैटरैक्ट के मरीजों का इलाज किया जाता है। फंक्शंस ऑफ कैल्शियम में दूसरा फंक्शन अगर हम देखें तो वो है ब्लड क्लॉटिंग। हमारे शरीर में चोट लगती है, खून निकलने लगता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं होती है क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो खून निकलना बंद हो जाता है। अगर माने ये कार के टायर या ट्यूब की तरह होता कि अगर एक बार चोट लगी टायर में या ट्यूब में तो वहाँ से वो पंक्चर हो गया और हवा निकलती गई, सारी हवा निकल गई, तो कुछ ऐसा हमारे साथ भी हो सकता था कि सारा खून निकल जाता, तो उस केस में आदमी मर सकता था। लेकिन नेचर ने एक प्रावधान किया कि जैसे ही चोट लगती है तो थोड़ी देर खून निकलने के बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं खून का थक्का जमना या इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग। इस ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, यानी 13 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक ट्रिगर होते हैं, तब कहीं जाके ये ब्लड क्लॉटिंग होती है। दूसरे शब्दों में ब्लड क्लॉटिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो लास्ट बट वन जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये एक प्रोटीन है, ये कन्वर्ट होती है थ्रोम्बिन में। आई रिपीट, मैंने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। इसमें लास्ट बट वन जो कन्वर्जन है वो है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। इस प्रोसेस के लिए कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड हैं। अगर कैल्शियम आयंस नहीं होंगे तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है थ्रोम्बिन का कन्वर्जन फाइब्रिनोजिन में, जो कि फिर फाइबर्स बना देता है और उस फाइबर्स में हमारी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और हम कहते हैं कि खून का थक्का जम गया। तो अगर ये 12th प्रोसेस नहीं होगा तो 13th प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। उस केस में खून का थक्का नहीं जमेगा। 12th प्रोसेस के लिए कैल्शियम आयंस की ज़रूरत है। अगर कैल्शियम आयंस होंगे तभी ब्लड क्लॉटिंग हो पाएगी। इसी तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन, अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब मसल्स की वजह से हो पा रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस की आवश्यकता है। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, क्योंकि जब कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं सेल के अंदर या मसल सेल के अंदर, तो ये ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ते हैं, जो कि एक कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन है। ये ट्रोपोनिन सी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ये जो स्ट्रक्चर में चेंज है ये इसके साथ ही जुड़ी हुई दूसरी प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, उसको कन्वे हो जाती है।
ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फाइबर्स के साथ जुड़ा होता है, तो ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है क्योंकि ट्रोपोनिन सी के स्ट्रक्चर में चेंज आया था कैल्शियम के जुड़ने की वजह से, तो एक्टिन के स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। और फाइनली एक्टिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो मायोसिन प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और ये प्रोसेस यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस संभव हो पाता है। इसके बाद लास्ट फंक्शन है या नोन टू अस है, वो है सीक्रीशन। हमारी बॉडी में हजारों फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअसली रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट का मतलब है पंखे में रेगुलेटर होता है उसकी स्पीड को रेगुलेट करने के लिए। ऐसे ही हमारी बॉडी में हजारों फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर एक फैक्टर है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस एक फैक्टर है, पोटेशियम आयन की प्रेजेंस एक फैक्टर है। इन सभी फैक्टर्स को बॉडी में लगातार रेगुलेट किया जाता है, यानी कि ना तो इनकी सांद्रता कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम होती है तो ब्लड के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर ज़्यादा होती है तो ब्लड में से किडनी लिवर के द्वारा इनको निकाल दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से शुगर हमारे ब्लड में होता है और इसकी मात्रा निश्चित होती है। इस शुगर की मात्रा को निश्चित बनाए रखने के लिए लगातार रेगुलेशन होता है इसका, और रेगुलेशन के लिए दो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। एक है इंसुलिन जो कि इस शुगर या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और दूसरा है ग्लूकागोन जो कि ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर एक रेडीमेड फूड है बैक्टीरिया के लिए भी। अगर शुगर की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ब्लड में शुगर मेंटेन की जाती है, उसकी एक निश्चित मात्रा ही रखी जाती है। जैसे ही ज़्यादा मात्रा होती है तो इंसुलिन सीक्रीट होता है पैनक्रियास से, और ये इंसुलिन शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है जिस पर कि बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही शुगर की मात्रा कम होती है तो ये ग्लाइकोजन फिर से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अनदर हार्मोन या अनदर प्रोटीन ग्लूकागोन। ये भी पैनक्रियाज ही रिलीज करती हैं या सीक्रीट करती हैं। इंसुलिन के सीक्रीशन के लिए कैल्शियम आयंस आवश्यक हैं। अगर ये इंसुलिन तब तक सीक्रेट नहीं हो सकता जब तक कि ब्लड में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस नहीं हो। तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आयंस ख़त्म होता है। इसके साथ ही बायो इनऑर्गेनिक जो ये चैप्टर है ये भी ख़त्म होता है। थैंक यू।